नमस्कार। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा 2014 मॉक 2 के विश्लेषण में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न पत्र का एक बार खंडवार विश्लेषण कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो विषय है शासन, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसमें कुल 13 प्रश्न पूछे गए, जो कि जिसमें प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का था। सामाजिक न्याय विषय से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर 1 प्रश्न पूछा गया है, उसका भी जो अंक है वो 10 है। इस प्रकार कुल प्रश्न होंगे 25 और कुल अंक होंगे 250। देखते हैं पहला प्रश्न। स्वतंत्रता के बाद देश के आर्थिक नियोजन में भारतीय योजना आयोग ने एक और केंद्रीय भूमिका निभाई, किंतु दूसरी ओर इसके निर्णयों ने राजनीतिक विवाद भी उत्पन्न किए। योजना आयोग को एक नए निकाय से प्रतिस्थापित करने के भारत सरकार के निर्णय का मूल्यांकन कीजिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि योजना आयोग हाल फिलहाल काफी चर्चा में भी था, तो इसके जो उत्तर है उसका स्वरूप देख लेते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। सन 1950 में स्थापित भारत के योजना आयोग ने आर्थिक नीतियों के मार्गदर्शन में प्रमुख भूमिका निभाई, किंतु कालांतर में यह सरकार के अन्य विभागों के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा। हाल ही में भारत सरकार ने वर्तमान आवश्यकताओं के लिए इसके स्थान पर एक नए निकाय के गठन का निर्णय लिया। स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों में, जबकि आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों की प्रमुखता थी, आयोग आवश्यक था, किंतु बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल न बैठा पाने के कारण अब यह प्रासंगिक नहीं रह गया है। आयोग के स्टाफ में गैर विशेषज्ञ नौकरशाहों की प्रमुखता थी, जबकि आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ की थी। आयोग विभिन्न राज्यों के विविधीकृत विकास आवश्यकताओं के संदर्भ में वांछित लचीलापन नहीं प्रदर्शित कर पाता था। गैर संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक निकाय होने के बावजूद यह वित्त आयोग पर हावी होने लगा और राज्यों के लिए विकास निधियां आवंटित करने लगा। यह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं था, और चूंकि इसके सभी सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे, अतः इसमें संघवाद की भावना नहीं थी। राज्य प्राय इसकी योजनाओं की आलोचना करते थे। आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद की अवधि में नए मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण, धारणीय विकास, हरित अर्थव्यवस्था, वैश्वीकृत व्यापार आदि के सामने आ जाने के कारण नई चुनौतियों से निपटने के लिए एक नए निकाय का गठन आवश्यक है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न 1 है, इसके उत्तर का जो स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। यद्यपि भारत के संविधान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद का प्रावधान नहीं है, फिर भी भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विवेचना कीजिए। जो उत्तर है वो इस प्रकार होगा। लोकसभा में नेता विपक्ष को वैधानिक मान्यता, संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के अनुसार प्रदान की जाती है। वह सदन में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का नेता होता है। चूंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 यह प्रावधान करता है कि मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और सदन का विश्वास प्राप्त रहने तक बनी रहती है, अतः नेता विपक्ष का मुख्य कर्तव्य सदन के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। लोकसभा में नेता विपक्ष कुछ संवैधानिक पदों जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल आदि पर की जाने वाली नियुक्तियों के चुनाव पैनल का सदस्य होता है। पैनल में उसकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि
ऐसे पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोग निष्पक्ष तथा सर्वाधिक योग्य हैं। इस मामले में उसके सलाह की उपेक्षा राजनीतिक विवाद उत्पन्न करती है। वह सदन के अंदर तथा बाहर कार्यपालिका के मनमाने आचरण पर अंकुश लगाता है। नेता विपक्ष के रूप में उसके कार्यकलाप से लोकतंत्र की भावना सुदृढ़ होती है। कार्यपालिका भी निर्णय लेते समय उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है। तो इस प्रकार ये स्वरूप होगा प्रश्न 2 का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, सरकारी आयोग का गठन। भारतीय संविधान के मूल ढांचे के भीतर देश में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच संबंध तथा शक्ति संतुलन की समीक्षा करने तथा परिवर्तनों में सुझाव देने के लिए किया गया था। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आयोग की अनुशंसाओं का परीक्षण कीजिए। इसमें सीधे सीधे आपसे सरकारिया कमीशन के में जो अनुशंसाएं की गई थी सरकारी आयोग की, उसके बारे में जानकारी आपसे मांगी गई है। तो इसका जो उत्तर का स्वरूप होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित अनुशंसाएं की। राज्यपाल को संबंधित राज्य के बाहर का और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे राजनीति में विशेषकर निकट अतीत में बहुत अधिक भाग लिया हुआ नहीं होना चाहिए। इससे योग्य तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। उसकी नियुक्ति संबंधित राज्य की विधायिका या सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा तैयार किए गए पैनल से की जानी चाहिए। इससे राज्य की निर्वाचित सरकार तथा राज्यपाल के बीच अनावश्यक विवाद नहीं होगा। संसदीय प्रणाली के समुचित रूप से कार्य करने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच व्यक्तिगत सद्भाव होना चाहिए। इस प्रकार मुख्यमंत्री से परामर्श करने का उद्देश्य प्रस्तावित नियुक्ति के बारे में उसकी आपत्तियों यदि कोई हो को जानना है। प्रधानमंत्री को राज्यपाल का चयन करते समय भारत के उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार के परामर्श से चयन की प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा कुछ अनुशंसाएं जैसे कि राज्यपाल संबंधित राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए स्वीकार कर ली गई हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली की तुलना में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा? उत्तर का जो स्वरूप होगा कुछ इस प्रकार होगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली की अपेक्षा अधिक उत्तरदायी तथा विविधतापूर्ण निकाय है, अतः इससे अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी तरीके से कार्य करने की आशा की जा सकती है। निम्नलिखित कारणों से न्यायिक नियुक्ति आयोग कॉलेजियम प्रणाली की तुलना में वरीयता दिया जाने योग्य है। न्यायिक नियुक्ति आयोग के सदस्य कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों से होंगे, जबकि कॉलेजियम प्रणाली के सदस्य केवल उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश होते हैं। न्यायिक नियुक्ति आयोग संवैधानिक निकाय होगा, जबकि कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की देन है। कॉलेजियम प्रणाली में नामांकित सदस्य नहीं होते, जबकि न्यायिक नियुक्ति आयोग में 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति नामांकित किए जाएंगे। यद्यपि दोनों ही मामलों में न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु न्यायिक नियुक्ति आयोग में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का बेहतर अनुपालन होगा। उपयुक्त तथ्यों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण और इसके गठन की प्रकृति अधिक पारदर्शी कार्य प्रणाली सुनिश्चित कर सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत के लोगों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बृहत्तर उद्देश्य के साथ लागू किया गया है, किंतु यह आलोचनाओं से परे नहीं है। अधिनियम की आलोचनाओं का परीक्षण कीजिए। जो उत्तर का स्वरूप हो कुछ इस प्रकार होगा। खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारित
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की आलोचना इसकी खामियों के कारण की जाती है, जो निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आपदा की स्थिति जैसे कि बाढ़, सूखा या जलवायु परिवर्तन और अनियमित मानसून, जिसके कारण खाद्यान्नों का उत्पादन घट जाता है, यह अधिनियम लागू नहीं होगा। सब्सिडी युक्त खाद्य की निम्न कीमतों के कारण खाद्य बाजार संकुचित होगा और ऐसे किसानों की जो अपना अनाज सरकारी केंद्रों पर नहीं बेच पाएंगे हानि होगी, क्योंकि दबाव के कारण कीमतें नीचे बनी रहेंगी। पहले से ही खाद्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्रयोग की जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका बढ़ने के कारण उसमें पहले से ही व्याप्त भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और अधिनियम में इसे नियंत्रित करने का प्रावधान नहीं है। खाद्य सब्सिडी की लागत सरकार का बजट घाटा तब तक बढ़ाएगी जब तक कि अधिनियम को लागू करने के लिए वैकल्पिक संसाधन नहीं तैयार किए जाएंगे। अधिनियम में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रावधान नहीं है, जिससे भी अधिनियम को समुचित तरीके से लागू करना सुनिश्चित किया जा सके। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने भी चेतावनी दी है कि अधिनियम को लागू करने से खाद्य तेल के बीजों तथा दालों का उत्पादन कम हो सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। श्रीलंका में युद्ध अपराधों की जांच करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग के बारे में संकल्प पर मतदान करने से भारत के विरत रहने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों की विवेचना कीजिए। तो जो उत्तर होगा उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा। श्रीलंका में युद्ध अपराधियों के विरुद्ध जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग पर प्रस्तुत संकल्प पर मतदान करने से भारत विरत रहा। इसके पक्ष और विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पक्ष में है श्रीलंका भारत का निकट का पड़ोसी है और संकल्प के पक्ष में मतदान करने पर दोनों के बीच संबंध खराब हो सकते थे। इससे पहले दो अवसरों पर श्रीलंका के विरुद्ध मतदान करने पर यह भय पैदा हो गया था कि श्रीलंका चीन पाकिस्तान गठबंधन में सम्मिलित हो सकता है। भारत श्रीलंका में अवसंरचनात्मक निर्माण कार्य कर रहा है। यह तमिल बहुल्य क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना कर रहा है। भारत द्वारा मतदान में भाग लेने पर इन कार्यों का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जो कुछ तर्क विपक्ष में वो कुछ इस प्रकार होंगे। चूंकि मामला युद्ध अपराधियों से संबंधित है, अतः भारत का पक्ष अनैतिक है। इससे भारत की छवि एक ऐसे कमजोर देश के रूप में बनती है जिसकी विदेश नीति का निर्धारण घरेलू राजनीति करती है। यद्यपि किसी देश के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक मुद्दे पर किसी न किसी पक्ष का समर्थन करे, किंतु मानवाधिकार उल्लंघन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कड़े निर्णय लेने में नहीं हिचकना चाहिए। यह भी कि जब भारत विश्व में प्रमुख शक्ति बनने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, ऐसे कमजोर निर्णय भारत को लक्ष्य से दूर कर देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7, उपयुक्त में से कोई नहीं का अधिकार यानी नोटा राजनीति में शुचिता लाने में तब तक अधिक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि चुनाव जीतने के लिए डाले गए मतों का एक न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं कर दिया जाता। विवेचना कीजिए। इसका जो उत्तर होगा उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा। मतदाताओं को उपयुक्त में से कोई नहीं का अधिकार एक जनहित वाद के परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायालय के एक आदेश द्वारा प्रदान किया गया। इसका अभिप्राय है कि यदि मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं या यदि मतदाता चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं समझता तो अपनी असहमति प्रकट करने के लिए नोटा का विकल्प चुन सकता है। किंतु यदि आधे से अधिक मतदाता नोटा का विकल्प चुनते हैं तो फिर शेष पड़े मतों में से पहले पहुंचा सो जीता प्रणाली के अनुसार उम्मीदवार विजय घोषित किया जाएगा और नोटा का उद्देश्य सफल नहीं होगा। यदि पड़े मतों का बहुमत नोटा के पक्ष में हो तो पुनः चुनाव की व्यवस्था नहीं है। उम्मीदवार को विजयी होने के लिए पड़े मतों का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य घोषित होना चाहिए। इससे अपराधियों को विधायिका में प्रवेश पाने से रोकने के लिए
नोटा एक प्रभावी साधन सिद्ध होगा, किंतु नोटा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। नोटा लागू होने से राजनीतिक दलों की आपराधिक छवि वाले लोगों को उम्मीदवार बनाने की प्रवृत्ति कम होगी। मतदाताओं द्वारा बड़ी संख्या में नोटा के विकल्प का चुनाव राजनीतिक नेतृत्व को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। नोटा को चुनाव प्रणाली में सुधारों की एक कड़ी के रूप में देखना चाहिए, जिसका प्रारंभ न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग ने किया है, जिसे लोगों का सक्रिय समर्थन प्राप्त हो रहा है। देखते हैं प्रश्न 8 को। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय निर्वाचन प्रणाली में पहले पहुंचा सो जीता प्रणाली को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। टिप्पणी कीजिए। तो जो उत्तर का स्वरूप होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय निर्वाचन प्रणाली पहले पहुंचा सो जीता को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि आनुपातिक प्रणाली अधिक समावेशी तथा सहभागिता सुनिश्चित करती है। वर्तमान प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित कारण हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा दर के कारण आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है, जो कि स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों में इसलिए खारिज कर दी गई थी क्योंकि साक्षरता दर निम्न थी। पहले पहुंचा सो जीता प्रणाली में ऐसे मत जो विजयी उम्मीदवार को नहीं मिलते हैं बेकार हो जाते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत संख्यात्मक अल्पसंख्यकों की भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। चूंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा गठित सरकार सब लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, अतः इसके द्वारा लिए गए निर्णय अधिक वैध होते हैं। आनुपातिक प्रणाली सत्ता में संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि पर आधारित सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के पद के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के न्यायिक पुनर्वलोकन की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत की उत्पत्ति ब्रिटिश कानून से हुई। भारत में निरपेक्ष तथा निरंकुश विवेक अधिकार नहीं है। विधि द्वारा शासित लोकतंत्र में प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत कुछ निश्चित सिद्धांतों से संबद्ध होता है। जहां विधि का शासन होता है वहां निरंकुश विवेकाधिकार नहीं होता है। वहां संबंधित स्थिति की आवश्यकता भिन्न हो सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन के दौरान जांच की स्थिति भिन्न हो सकती है, किंतु कारण की आवश्यकता अवश्य होती है। जहां इसकी स्पष्ट सीमाएं नहीं होती वहां प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत संविधानवाद के मौलिक सिद्धांतों के अधीन होता है। पी सिंगल विरुद्ध भारत संघ के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि भारत में प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत अपने निरंकुश रूप में लागू नहीं होता है। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्रसाद पर्यंत का अधिकार निरंकुश विवेक अधिकार या मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुज्ञप्ति नहीं है तथा इस प्रकार प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत किसी व्यक्ति को अपने पद से हटाए जाने के लिए प्राधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता है, किंतु यह इच्छा प्राधिकारी की मनमानी नहीं वरन केवल वैध कारणों पर आधारित होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 10। दृष्टिबाधित लोगों की समस्या विकलांगता नहीं बल्कि संसाधनों की कमी है। हाल ही में भारत द्वारा अनुमोदित मराकेश संधि दृष्टिबाधितों की सहायता किस प्रकार करेगी? इसका जो उत्तर का स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि मराकेश संधि, जिसे पहले दृष्टिबाधित और छपी पुस्तकों को पढ़ पाने में असमर्थ व्यक्तियों की प्रकाशित सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मराकेश संधि कहा जाता था। 28 जून सन 2013 को मराकेश मोरक्को में की गई संधि है। संधि का मुख्य उद्देश्य नेत्रहीन, दृष्टिबाधित तथा अन्यथा
छपी पुस्तकों को पढ़ने में असमर्थ व्यक्तियों के हित के लिए बाध्यकारी सीमाओं और अपवादों का सेट है। इस संधि के अंतर्गत सम्मिलित देशों को अपनी कॉपीराइट संबंधी नियमों में ऐसे अपवादों सीमाओं को शामिल करना होगा जो दृष्टि संबंधित समस्या वाले व्यक्तियों हेतु प्रकाशित सामग्री उपयुक्त प्रारूप में सुलभ कर सके। साथ ही ऐसी सामग्री की सीमा पार आदान प्रदान सुनिश्चित करना होगा जिससे लाभार्थी को अधिक लाभ हो। भारत द्वारा संधि की पुष्टि करने के बाद भारत के आधिकारिक संसाधनों भारत द्वारा संधि की पुष्टि करने के बाद भारत के आधिकारिक संस्थानों जैसे पुस्तकालयों, शैक्षणिक संस्थानों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए कार्यरत संस्थानों द्वारा संबंधित देशों के सुलभ प्रारूप में सामग्री का आयात किया जा सकेगा। आयातित सामग्री के अनुवाद और सुलभ प्रारूप में भारतीय भाषाओं की प्रतियों के निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण का संरक्षण वैश्विक चिंता का कारण बन चुका है। भारत के संविधान में पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन विश्वव्यापी चिंता का कारण बन चुका है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। कई वादों में भारतीय न्यायपालिका स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर चुकी है। संविधान की प्रस्तावना समाज के समाजवादी प्रतिदर्श तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। इसमें व्यक्ति का समुचित जीवन तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण निहित है। अनुच्छेद 51 का 6 में प्रावधान है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है। इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार भी सम्मिलित है, क्योंकि उसके बिना लोक स्वास्थ्य में सुधार संभव नहीं है। अनुच्छेद 48 का में उल्लेख है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा तथा अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है और इसमें स्वस्थ वातावरण का अधिकार निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। आदर्श आचार संहिता चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए दिशा निर्देश हैं, किंतु उनके बेहतर अनुपालन के लिए संसद द्वारा उनका अधिनियम आवश्यक है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर होगा वो यह है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव संहिता का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर देना है, चुनाव अभियान निष्पक्ष रखना, राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष टालना तथा शांति एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र या राज्यों में शासन कर रहा राजनीतिक दल चुनावों में सत्ता में होने का अनुचित लाभ न उठा सके। यद्यपि संहिता को अधिनियमित नहीं किया गया है, फिर भी चुनाव आयोग बिना अधिनियम के भी इसे प्रवर्तित करता है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि संहिता को अधिनियमित किया जाए, यद्यपि इसके कई प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में सम्मिलित है। निर्वाचन आयोग भी संहिता के अधिनियम के विरुद्ध है और उसका तर्क है कि इससे संहिता के अनुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा भारत में चुनाव भली भांति व्यवस्थित कार्यक्रम के अनुसार तथा बहु अवधि में संपन्न होते हैं। यदि संहिता का अधिनियमन किया जाता है तो इसके अंतर्गत मामलों को नए न्यायालयों में चुनौती दी जाएगी और मामले पर निर्णय आने में समय लगेगा, जबकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व के कई देशों में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं और उनकी विधायी शक्तियां दोनों सदनों में विभाजित होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट
विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन है, विवेचना कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस यानी कि संसद के उच्च सदन सीनेट के पास कुछ अनन्य शक्तियां हैं जो विश्व में किसी अन्य देश की संसद के उच्च सदन के पास नहीं है। सीनेट की कुछ अनन्य शक्तियां निम्नलिखित है। यद्यपि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास धन विधेयक प्रस्तुत करने का अनन्य अधिकार है, किंतु सीनेट के पास विधेयक में संशोधन करने का अधिकार है और विधेयक पारित होने के लिए सीनेट का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च पदों जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश पर की जाने वाली नियुक्तियों के लिए सीनेट की सम्मति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली संधियों का सीनेट के 2/3 बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। संविधान के अनुसार सभी प्रकार के महाअभियोगों के विचारण के लिए सीनेट एकमात्र न्यायालय की भांति कार्य करता है। महाअभियोग के आरोप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा तैयार किए जाते हैं। आरोपों की जांच सदन की एक समिति द्वारा की जाती है। तत्पश्चात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स महाअभियोग के आरोप तैयार कर के उन्हें सीनेट को अग्रसरित कर देता है, जो आरोपों का विचारण न्यायालय के रूप में करता है। तथा यद्यपि राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, किंतु वह स्वयं युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। युद्ध की घोषणा करने के लिए सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों के पास समान अधिकार होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष के पदों की तुलना कीजिए। यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष के पदों के तुलना निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। यूनाइटेड किंगडम में अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। उसका नाम प्रस्तावित करने से पूर्व विपक्ष से परामर्श किया जाता है और यदि विपक्ष को आपत्ति होती है तो उसका नाम वापस ले लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। यूनाइटेड किंगडम में अध्यक्ष जितनी बार अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ता है वह निर्विरोध चुनाव जाता है, किंतु संयुक्त राज्य के अध्यक्ष को सदन का सदस्य पुनः निर्वाचित होने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम में अध्यक्ष अपने पद पर चुने जाने के बाद अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है, जबकि संयुक्त राज्य में अध्यक्ष अपने राजनीतिक दल का सदस्य बना रहता है। संयुक्त राज्य में अध्यक्ष द्वारा बनाया गया सदन का नियम अंतिम नहीं होता है और सदन के बहुमत द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में सदन के अध्यक्ष का नियम अंतिम होता है। तथा संयुक्त राज्य में अध्यक्ष सदन में की जाने वाली चर्चा में भाग लेता है और मतदान भी करता है, किंतु यूनाइटेड किंगडम में अध्यक्ष सदन की चर्चा में भाग नहीं लेता है और न ही समान मत विभाजन की स्थिति में निर्णायक मत देने के अतिरिक्त मतदान करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना क्षेत्र में राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए की गई थी, किंतु यह अपेक्षित प्रगति करने में सफल नहीं हो सका। उन कारणों को बताइए जिन्होंने सार्क के कार्यक्रमों में अवरोध उत्पन्न किया है। वर्ष 1985 में स्थापित सार्क की सफलताएं और असफलताएं मिली जुली रही हैं। संगठन के विकास की अपेक्षित प्रगति में कई कारकों ने अवरोध उत्पन्न किया है। संगठन के एक शक्तिशाली क्षेत्रीय समूह के विकास के मार्ग में भारत का अन्य सदस्य देशों जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के साथ द्वीपीय संबंध एक अवरोध है। संगठन के सदस्य देश आपस में अन्य क्षेत्रीय संगठनों जैसे कि यूरोपीय संघ की तरह निकट संबंध तथा संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं। सदस्य देश एक दूसरे पर अपने यहाँ के अलगाववादियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। साथ मिलकर समस्या को हल करने के बजाय उनके बीच दूरी बढ़ती जा रही है। संगठन दक्षिण एशिया में संघर्षों तथा कई प्रमुख मुद्दों पर गतिरोधों को दूर करने के में असफल रहा है। एक अन्य समस्या यह है कि क्षेत्र में शांति और विकास की पहल के लिए कोई ठोस कदम
नहीं उठाया गया है। सार्क प्रमुख मुद्दों जैसे कि आतंकवाद से निपटने के लिए इस गठबंधन की पहल को हल करने में असमर्थ रहा है। यह सदस्य देशों के बीच शांति और सौहार्द विकसित करने में असफल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि संगठन अपने सदस्यों के बीच परस्पर विश्वास और समझदारी का विकास नहीं कर सका है तथा समस्त देशों जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता भी एक अवरोध है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। विश्व व्यापार संगठन में खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से व्यापार सुगमता करार तथा सार्वजनिक भंडारण पर भारत के पक्ष का मूल्यांकन कीजिए। हाल ही में भारत ने व्यापार सुगमता करार की पुष्टि करने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि जब तक खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण के मामले का स्थायी समाधान नहीं किया जाता है तब तक इस प्रोटोकॉल की स्वीकृति को निलंबित रखा जाना चाहिए। भारत में सार्वजनिक भंडारण के माध्यम से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सब्सिडी दी जाती है। करार के अनुसार कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना व्यापार को विकृत करने वाला है और इसे सीमित किया जाना चाहिए। विकासशील देशों के लिए यह कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए भारत में खाद्य सुरक्षा और व्यापार करार में अंतर विरोध है। भारत में भूखमरी तथा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखने की आवश्यकता है, किंतु विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के कारण सब्सिडी जारी रखना संभव नहीं होगा। बाली सम्मेलन में भारत ने समस्या का समाधान प्रस्तुत किया था। वर्तमान में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की गणना करने के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रयोग की जाने वाली मौजूदा पद्धति 1986-88 में कीमतों के स्तर को संदर्भित करती है। वास्तविकता में यह पद्धति अनुपयोगी हो गई है क्योंकि 1986-88 से अब तक कीमतें कई बार बढ़ चुकी हैं तथा विकसित देशों की अधिक दिलचस्पी व्यापार सुगमता में है। बातचीत के दौरान भारत ने सार्वजनिक भंडारण के मुद्दों पर कुछ विकसित देशों की अरुचि को देखा। यदि 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में एक बार व्यापार सुगमता करार स्वीकार कर लिया जाता तो सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे के स्थायी समाधान की संभावना समाप्त हो जाती। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित करने के बाद वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य में भारत की परिस्थिति परिवर्तित हो गई है। क्या भारत को निरंतर एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करते रहने की नीतियां अपनानी चाहिए? प्रतिरक्षा नीति स्थायी या शाश्वत नीति नहीं होती है। इसे संबंधित देश के बदलते रणनीतिक परिदृश्य के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। भारतीय परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से वर्ष 2003 में घोषित किया गया था और सिद्धांत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति थी पहले प्रयोग नहीं, जिसका अभिप्राय है कुछ युद्ध के साधन के रूप में परमाणु हथियारों का प्रयोग तब तक नहीं करना जब तक कि पहले विरोधी देश परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करता है। किंतु एक कालांतराल के बाद तत्कालीन रणनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए सिद्धांत की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता होती है। चूंकि भारत के पास रासायनिक, जैविक या जैव रासायनिक हथियार नहीं है, अतः ऐसे हथियारों के विरुद्ध भारत को अपने परमाणु हथियारों का विकल्प खुला रखना चाहिए। पहले प्रयोग नहीं की नीति विशेषकर पड़ोसी देशों में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए सर्वकालिक रूप से संगत नहीं है। परमाणु कमान और इसकी कार्य प्रणाली को अद्यतन करते रहने के लिए तथा किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए समय समय पर इसकी पुनर्समीक्षा करनी चाहिए। यह प्रदर्शित करने के लिए कि हमारी परमाणु कमान सदैव तैयार अवस्था में रहती है और विरोधी पर प्रत्याक्रमण करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है तथा किंतु सिद्धांत की पुनर्समीक्षा से अन्य देशों में अनावश्यक भय नहीं उत्पन्न होना चाहिए, अन्यथा इसके कारण अवांछित और अप्रत्याशित परमाणु आक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। भारत जो कभी फिलिस्तीन के पक्ष का पुरजोर समर्थक था ने हाल ही में गाजा पट्टी पर इजराइल द्वारा हमला करने पर इसके विरुद्ध निंदात्मक संकल्प पारित करने से इनकार कर दिया। भारत के पक्ष का विश्लेषण कीजिए। भारत सरकार द्वारा संकल्प पारित करने से इनकार करने की यह कहकर आलोचना की गई
कि जब इजरायली हमले में फिलिस्तीनी मर रहे थे तब ऐसा करना तमाशबीन बनने जैसा था। यद्यपि सरकार ने कहा कि फिलिस्तीन का पूरा समर्थन देने के साथ साथ इजराइल से अच्छे संबंध बनाए रखने की भारत की नीति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया गया है, परंतु यह भारत की नीतियों में परिवर्तन है। भारत जो कभी फिलिस्तीन को बिना शर्त समर्थन देता था, अब इजराइल से अपने संबंध दृढ़ कर रहा है। भारत फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से अपने संबंधों में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में निंदा करना उचित विकल्प नहीं होता। इसने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में हिंसा के अत्यधिक विस्तार का उल्लेख करने हुए इजराइल के विरुद्ध मतदान किया। भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और फिलिस्तीनी स्वतंत्रता संगठन को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र वैधानिक प्रतिनिधि की मान्यता देने वाला पहला देश था। किंतु पिछले 2 दशकों के दौरान प्रतिरक्षा और आर्थिक हितों के चलते भारत इजराइल के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत की घरेलू और विदेश नीतियां तथा सीमा पार आतंकवाद संबंधी इसकी समस्या इसे हमास का समर्थन करने की अनुमति नहीं देती है, क्योंकि हमास आतंकवाद का समर्थक संगठन है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत उपयुक्त मामले में दोनों देशों से समान दूरी बनाए रखने की नीति का अनुसरण कर रहा है, जो पश्चिम एशिया में भारत के हितों को संरक्षित करने का समुचित साधन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। भारत के संविधान में सत्ता के विकेंद्रीकरण के बृहत्तर उद्देश्य से किया गया 73वां संशोधन अधिनियम 1992 अपने उद्देश्य को पूरा करने में कहां तक सफल हुआ है? समालोचना पूर्वक मूल्यांकन कीजिए। इसका उत्तर निम्न प्रकार होगा कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए किया गया। अधिनियम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा समावेशी लोकतांत्रिक प्रणाली लागू करना है। अधिनियम को कार्यान्वित करते हुए ग्राम, क्षेत्र तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की गई। अधिनियम में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण संख्या में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। इसके द्वारा जनता के राजनीतिकरण तथा स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी व्यवस्था लागू की गई है, किंतु कई बाधाओं के कारण अधिनियम अभी भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका है। पंचायतों के पास प्राय वित्त का अभाव रहता है और अपनी आय बढ़ाने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं है। राज्य सरकारें पंचायतों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती हैं। वे स्थानीय राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में पंचायतों के विकास को पसंद नहीं करती हैं। यद्यपि पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आधिकारिक भागीदारी पर्याप्त है, किंतु उनकी वास्तविक भागीदारी बहुत कम है। विशेषकर महिला प्रतिनिधियों के कर्तव्यों का कार्यान्वयन उनके पुरुष संबंधियों द्वारा किया जाता है। पंचायत चुनावों में धनबल और बाहुबल के प्रयोग ने पंचायतों को लोकतांत्रिक प्रणाली की भावना से दूर कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। सोवियत संघ के विघटन के बाद द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई, फिर भी गुट निरपेक्ष आंदोलन बना हुआ है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर के रूप में हम देखेंगे कि निर्गुट आंदोलन अभी भी व्यापार, विकास, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा जैसे प्रमुख मुद्दों पर पश्चिमी प्रभुत्व वाली एक पक्षीय तथा असमान व्यवस्था का सामना करने में एवं समस्याओं को समुचित समाधान के लिए दबाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूर्व एवं पश्चिम के ध्रुवीकरण के समाप्त होने के बाद समझा गया कि नाम की सार्थकता समाप्त हो गई है, किंतु सोवियत संघ के विघटन के बाद भी नाटो के बने रहने के कारण नाम के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है। वर्तमान में नाटो भारत के पड़ोस अफगानिस्तान में उपस्थित है।
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पश्चिमी प्रभुत्व वाली आक्रामक प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है। सोवियत संघ के विघटन के बाद विकासशील देशों को बहुपक्षीय व्यवस्था के विकास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने की अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, देशों की संप्रभुता को अधिक महत्व दिए जाने के सिद्धांत के रूप में कोई राहत नहीं मिली। लोकतंत्र, मानव अधिकार और पश्चिमी मूल्य सामान्यतः वैश्विक व्यवस्था पर पश्चिम की पकड़ और सुदृढ़ करने के साधन बन गए हैं। इसका तात्कालिक परिणाम संयुक्त राज्य का एक अधिकारवाद है जिसने संयुक्त राष्ट्र को किनारे कर दिया है और अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए पूर्व सुरक्षा का सिद्धांत जैसे कि इराक और अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप का प्रयोग कर रहा है। यद्यपि पश्चिमी देशों को इन नीतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, फिर भी अधिकारों की रक्षा के नाम पर लीबिया में खुला सैन्य हस्तक्षेप तथा सीरिया में सरकार विरोधी गुटों की सहायता यह प्रदर्शित करते हैं कि पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व वाली भू राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई है, अतः नाम अभी भी प्रासंगिक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 21। भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के महत्व की विवेचना कीजिए। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बिम्स्टेक कहते हैं, वर्ष 1997 में बैंकॉक में स्थापित बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल की सदस्यता वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना थाईलैंड के सहयोग से भारत द्वारा रणनीतिक पहल के रूप में की गई। इसका गठन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के विकल्प के रूप में किया गया क्योंकि सार्क की सफलता में पाकिस्तान के रुख के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। बिम्स्टेक भारत को कई ऐसी पहल के लिए अवसर प्रदान करता है जो भारत सार्क के स्तर पर नहीं कर सकता है। यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क स्थापित करता है। महत्वपूर्ण पहलों में भौतिक संपर्क के विस्तार के लिए भारत, म्यांमार तथा थाईलैंड में त्रिपक्षीय राजमार्ग, एशियाई राजमार्ग का निर्माण सम्मिलित है। हाल ही में हुई शिखर वार्ता में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए इसने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के निर्माण का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना भी है। यह भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के लिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क बढ़ाने में भी सहायक है। अपेक्षा की जाती है कि यह बांग्लादेश को भारत के लिए पारगमन सुविधा प्रदान करने के लिए बढ़ावा देगा, जिससे भारत पारस्परिक लाभ के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार एवं विनिमय के लिए संपर्क सुनिश्चित कर सके। संपर्क बढ़ने से पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। सार्वजनिक मामलों में भ्रष्टाचार निवारण के लिए पारित लोकहित प्रकटन और प्रकटन करने वाले लोगों को संरक्षण अधिनियम संबंधित मुद्दों का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। लोकहित प्रकटन और लोकहित प्रकटन करने वाले लोगों को संरक्षण अधिनियम सार्वजनिक मामलों में भ्रष्टाचार निवारण के लिए पारित किया गया है, किंतु इसमें कुछ खामियां भी हैं। इसका उद्देश्य ईमानदार कर्मचारियों को अनुचित उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना है। साथ ही लोकहित प्रकटन करने वाले लोगों को भी संरक्षण देना है। इसमें झूठी शिकायतों के विरुद्ध दंड का प्रावधान है, किंतु शिकायतकर्ता के उत्पीड़न के विरुद्ध कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग केवल अनुशंसा कर सकता है और वह किसी को दंडित नहीं कर सकता है। यह विधि आयोग तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तावित विधेयक से कई मुद्दों पर भिन्न है, जैसे कि गुमनाम शिकायतों को स्वीकार न करना या विसल ब्लोअर्स का उत्पीड़न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध दंड का प्रावधान न होना। अधिनियम में मामले की छानबीन के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं है, जबकि मामले की समुचित जांच के लिए यह आवश्यक है। इससे पहले की जांच तथा निवारण के दौरान साक्षी की सुरक्षा के लिए साक्षी संरक्षण कार्यक्रम का प्रावधान नहीं है।
विधि आयोग ने साक्ष्य की पहचान को गुप्त रखने के लिए दिशा निर्देशों की अनुशंसा की थी। अधिनियम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी दंड के विरुद्ध शिकायतकर्ता की पहचान का खुलासा करने या जांच रोकने के लिए उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अधिनियम दुर्भावना से की गई शिकायत के विरुद्ध दंड का प्रावधान करता है, किंतु अपील की प्रक्रिया के बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। कुपोषण भारत में बच्चों के जीवन, वृद्धि एवं विकास के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है। विवेचना कीजिए। इसका उत्तर यह होगा कि भारत में पोषण स्तर की मात्रा और लैंगिक आयाम प्रदर्शित करते हैं कि जबकि अर्थव्यवस्था लगभग 5% वार्षिक की दर से वृद्धि कर रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार स्थायी कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम आयु के 48% बच्चों की वृद्धि पर कुप्रभाव पड़ा है, जबकि 70% बच्चे रक्ताल्पता के शिकार हैं। निम्नलिखित 3 कारणों से बच्चों में कुपोषण, लैंगिक असमानता का मामला अधिक होता है। इसका दुष्प्रभाव पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर अधिक पड़ता है, क्योंकि किशोर अवस्था, गर्भ अवस्था तथा स्तनपान के दौरान महिलाओं को विशेष पोषण की आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं में पोषण की व्यापक कमी के परिणाम स्वरूप बच्चों में पोषण की कमी का अंतर पीढ़ी चक्र प्रारंभ हो जाता है। महिलाओं पर प्राय अपने बच्चों को वांछित पोषण प्रदान करने का उत्तरदायित्व रहता है, किंतु उनके पास साधन नहीं होते हैं। कुपोषण के परिणाम क्या होंगे? समुचित रूप से पोषित बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चे संक्रमण का अधिक शिकार होते हैं और बचपन में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे डायरिया, निमोनिया, खसरा, मलेरिया से उनकी मृत्यु हो जाती है। हाल के अनुमानों के अनुसार 5 वर्ष या उससे कम उम्र के मरने वाले बच्चों में से 1/3 मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। कुपोषण के कारण महिलाओं में गर्भ धारण संबंधित जटिलताओं, प्रसव में अवरोध तथा रक्तस्राव और मृत्यु का अत्यधिक जोखिम रहता है। कुपोषित लड़के और लड़कियों का विद्यालयों में प्रदर्शन उनके समुचित रूप से पोषित सहपाठियों की अपेक्षा निम्नतर रहता है और वयस्क होने पर उनकी उत्पादकता कम रहती है, जिससे वे कम आय अर्जित कर पाते हैं। बड़े स्तर पर बच्चों में कुपोषण के कारण भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न होता है और गरीबी कम करने में रुकावट आती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 24। भारत के गैर सरकारी संगठनों के सार्वजनिक दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए उनके विदेशों से होने वाले वित्त पोषण का नियमित अंकेक्षण आवश्यक है। टिप्पणी कीजिए। हाल ही में भारत सरकार की खुफिया सेवाओं ने खुलासा किया, विदेशों से वित्त पोषित होने वाली कई गैर सरकारी संगठन समाज और पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर प्रदर्शन और जन आंदोलनों द्वारा भारत की आर्थिक विकास की परियोजनाओं में अवरोध उत्पन्न करने में लगे हुए थे। इसने गैर सरकारी संगठनों के घोषित उद्देश्यों और उनकी मंशा के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न किया, क्योंकि ज्यादातर गैर सरकारी संगठन जैसा कि वे घोषित करते हैं सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं और सरकार उन्हें कई सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती है। अतः उनकी विश्वसनीयता तथा उनके घोषित उद्देश्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय और व्यय का अंकेक्षण आवश्यक है। विदेशी राष्ट्रों द्वारा किसी राष्ट्र में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए, जैसे कि आतंकवाद या सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का वित्त पोषण करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध का साधन माना जाता है और कई देश अपने हितों को पूरा करने के लिए इस साधन का बहुतायत से प्रयोग करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में गैर सरकारी संगठन समुचित स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं और उस धन का व्यय अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उनके खातों का स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा अंकेक्षण आवश्यक है। देखते हैं आखिरी प्रश्न संख्या 25। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के वैधानिक पक्ष में
से संबंधित है, किंतु उन्हें समुचित जीवन जीने के लिए सामाजिक सहायता की भी आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। भारत सरकार ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम पारित किया है, जो उनके बच्चों संबंधियों द्वारा माता पिता वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने को अनिवार्य तथा न्यायाधिकरणों द्वारा प्रवर्तनीय बनाता है। यह आर्थिक रूप से असमर्थ वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्ध आश्रमों की स्थापना का भी प्रावधान करता है, किंतु समुचित जीवन जीने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना आवश्यक होता है। यह अधिनियम उन वरिष्ठ नागरिकों के बारे में कुछ नहीं कहता है जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनके पास संपत्ति नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को अपने दैनिक कार्य के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। बार बार होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता होती है। मानसिक विकार तथा अकेलेपन की अनुभूति से दूर रहने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को मनोवैज्ञानिक सहारे की विशेषकर परिवार के सदस्यों से आवश्यकता होती है। कई लोग अपनी नौकरियों से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन प्रारंभ करने के लिए सामाजिक सहारे की आवश्यकता होती है। सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों की आय कम हो जाती है, जबकि स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। जीवन साथी की मृत्यु से वरिष्ठ नागरिकों को अत्यधिक सदमा पहुंचता है और ऐसी स्थिति में उन्हें भावनात्मक सहारे की अधिक आवश्यकता होती है। राज्य सरकारें वृद्ध आश्रमों की स्थापना कर सकती हैं और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निर्धारित कर सकती है, किंतु उपयुक्त अधिनियम ऐसा कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं करता है। अंततः वरिष्ठ नागरिक त्वरित गति से परिवर्तित होती सामाजिक जीवन शैली से तालमेल बैठा पाने में असमर्थता महसूस करते हैं और उन्हें अनुकूल सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। इसी के साथ यह विश्लेषण समाप्त होता है तथा अगले मॉक के लिए आपको शुभकामनाएं।